नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं तमाशा 2024 का। मैं हूं अंसारुल हक और तमाशा 2024 का प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम एक बार फिर से एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात करने जा रहे हैं सैयद लारब अकरम साहब से, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सह चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से रितु जायसवाल के चुनावी कैंपेन में ख़ास तौर से इनकी जो भूमिका है वो देखने को मिल रही है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लारब साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में। शुक्रिया। सबसे पहले तो आदाब सभी को, आपकी एचटीवी उर्दू और अपने इलाकाई भाषा में और रीजनल लैंग्वेज में और उर्दू में ख़ास करके जो आपकी पत्रकारिता हम लोग देखते हैं सुनते आए हैं तो बहुत सराहनीय है और उम्मीद है कि आपका ये काम बढ़ता रहेगा आगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आपको और आपके सभी दर्शकों को का आभार। नमस्कार, आदाब। लारब साहब, आप एक प्रदेश में और देश में चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। रितु जायसवाल के लिए आप चुनावी कैंपेन का हिस्सा हैं। कैसा है कैंपेन? अब तो जो है चूँकि वोटिंग जो है अब कास्ट होने का समय आ गया है, कैसा देख रहे हैं? नहीं, मेरा कोई वास्ता जो है, आपने जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या मैं मैनेजरियल पर्सन नहीं हूँ। मेरा एक ये मानना है, मेरा अपना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल पोजीशन है और मैं उसके साथ में आपके शिवहर में बेशक आया और शिवहर में मैं बीते कई दिनों से शिवहर लोकसभा में था। और ये जो प्रत्याशी आपकी हैं मौजूदा यहाँ पर ग्रैंड अलायंस की कैंडिडेट है रितु जायसवाल और अपोनेंट जो हैं जेडीयू से, उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह रहा है। अभी वो जेल से विशेषकर निकाले गए आनंद मोहन जी, उनकी पत्नी हैं और जिस तरह के आनंद मोहन के बयान आए, ज़बान उखाड़ देंगे और हाथ उखाड़ देंगे, और वो जिस तरह से एक दलित समुदाय के कलेक्टर डीएम की हत्या में वो उम्र कैद को काट कर आए, तो निश्चित तौर पर वैसे धन बल बहुबल का विरोध करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी, पॉलिटिकल जिम्मेदारी बनता है। और मैं बस यहाँ की जनता से बताने आया, समझाने आया और उनसे बात करने आया और चीज़ें बदलती हुई दिखी। जो अपार जन समर्थन जिस तरह से रितु जायसवाल को मिल रहा है, और ये आपको 4 तारीख को भी पता लग जाएगा, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग उब गए हैं। वो घिसी पिटी जातिगत नैरेटिव से, सांप्रदायिक नैरेटिव से, सबको बेहतरी चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, देश भर में लोग जाकर काम करते हैं, रोज़गार का कोई अवसर नहीं है, कोई मिल कारखाना आपके यहाँ नहीं बनता है, सड़कें खस्ता हाल हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पताल जाएं तो डॉक्टर नहीं है। मेरे दोस्त को डिहाइड्रेशन हो गया था इससे शिवहर में 3-4 रोज़ पहले। हम लोग रात भर लेकर अस्पताल दौड़ रहे थे, जिला अस्पताल में कोई सलाइन चढ़ाने तक की सुविधा नहीं है आपके यहाँ। तो कस्टोडियन होता है, जिम्मेदार होता है, गार्जियन होता है आपका सांसद, क्या कर रहा है वो, कहाँ है, कौन सा तोड़ जोड़ करता है वो। तो ये बात आवाम को अब समझ में आने लगी। और ये आवाम वो नहीं है कि आप जाति का कसम दिला दीजिए और धर्म का कसम दिला दीजिए तो आवाम जो है आँख बंद करके बह जाएगा, क्योंकि उनको समझ आने लगा। मैं ये जो युवा मतदाता है मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे जूनियर थे 2014 में 25 साल 26 साल के सब नौजवान थे, आज मिलते हैं तो कहते हैं कि उस वक्त तो बहकावे में आ गए, कमिटमेंट कर रहे थे, सरकार वादा कर रही थी बिल्कुल सबको आना चाहिए, उन्होंने विश्वास किया, वोट किया, 5-5 साल 10 साल बीत गए, आज 36 साल के 37 साल के 38 साल के हो गए, शादी तक हो नहीं पा रही है।
क्योंकि कोई रोज़गार नहीं है, कोई स्टैंड नहीं कर रहा लड़का। नरब साहब, बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इन मुद्दों पर चुनाव होता नहीं है। आखिर में लोग जब बटन दबाने जाते हैं तो दूसरे मुद्दे प्रभावी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए ये कहते हैं कि बहुत वक्त लगता है, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, और ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो जिसको कहते हैं हम लोग बिहारी में कहते हैं कि फेफड़ी फूल रही है विपक्ष की, तो अगर उसी नैरेटिव पे वोट होता तो उनका इतना ज़्यादा हताशा और निराशा नहीं होता, इतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होते, इतना ज़्यादा अपना सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। और जो हेलीकॉप्टर नाच रहे हैं और एक भी जनता हज़ार मुख्यमंत्री के जनसभा में 1000-1500 लोग पहुंचते हैं, इससे बड़ी गिरावट और क्या दिखने को चाहिए। तो पब्लिक बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे यहाँ इसलिए लगा कि एक व्यक्ति जिसने इतनी हिमाकत की है, पार्लियामेंट फिर से जाना चाहता है, वो एक दलित शेड्यूल कास्ट का आने वाला पढ़ लिख कर समाज में अगर कोई अपना स्थान भी बना लेता है लोकतंत्र में और संविधान ने जो अधिकार दिया उसके मार्फत, तो आप उसको जिंदा मार देंगे, कुचल देंगे। सर्विंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप गोली मार देंगे और आपको लगता है कि ये सब सही है, ये सब ठीक जाएगा, तो ये अस्वीकार्य है। और मैं ये शिवहर की जनता से अपील करना चाहता हूँ, युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, माँओं से अपील करना चाहता हूँ, बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त है कि आप अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचें। दुनिया चांद पर जा रही है और हम जो है जाति और धर्म और संप्रदाय की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आप जिसे कह रहे हैं कि इतने हताशा और इतने हेलीकॉप्टर पता नहीं क्या क्या उड़ रहे हैं, ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है, वो कोई भी चुनाव को उसी अंदाज में लड़ते हैं। नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे आप उसमें ले आइए, आप कुछ भी कर दीजिए उसमें, हम वहाँ नहीं जाते। पुष्पक विमान लेकर के आप उड़िए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वोट तो अंततोगत्वा जनता को देना है, आवाम वोट देगी, और आवाम से जो आपने वादा किया था, आवाम के उम्मीदों पर आप कितने खरे उतरे, तो वोट तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा ना। आपके दिखावे से, शोषा से और बहुत ज़्यादा चकमकाहट से कितना दिन, हमारे बिहार में ही कहावत है, दशा का 10 साल फिर दुर्दशा। तो आपकी दशा दिशा थी, आपने अपने प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं किस्मत वाला हूँ, तो किस्मत कब तक साथ देगी? किस्मत तो रोटेट करती है ना, कभी अच्छा किस्मत है, कभी बुरा किस्मत है। तो अब ये जनता जान चुकी है और सब छले हुए महसूस कर रहे हैं। सबसे बुरा अनुभव जीवन का होता है जब आपको लगे कि आप ठगे गए। आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल समझ जो है वो आपकी कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश के राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट में भी शामिल होते हैं। मेरा ये सवाल है कि जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जिसमें आप वक्त दे रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे AIMIM के कैंडिडेट भी हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन से या RJD से मुस्लिम कौम की एक नाराज़गी है। उस नाराज़गी के एवज़ में एक विकल्प भी वहाँ पे खड़ा है। तो इसको आप कितना चैलेंज मान रहे हैं और क्या आपकी नज़र में मुसलमानों के एक ऑप्शन है तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए? ये हिंदुस्तान है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, उसके पास बहुसंख्य हिंदुओं का वोट नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ आज भी आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी हाशिए पर की पार्टी है। मुसलमानों ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। हाँ, लोकतंत्र में अधिकार है सभी को पार्टी बनाने का, ओवैसी साहब ने भी बनाया है, वो भी आए लड़े, बिल्कुल लड़ना चाहिए, पार्टिसिपेशन है, करें वो। लेकिन रही बात, आपको लगता है कि मुसलमान खफा है, नाराज़ है, और तो नाराज़ होकर के आप क्या कहना चाहते हैं? चारवाहे से नाराज़ होकर भेड़ बकरे जो हैं वो कसाई के पास नहीं चले जाते हैं। तो हम नाराज़ हैं, हमारी नाराज़गी दूर होगी, हम डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, होती है डायलॉग। अब तो आपने जो है कास्ट सेंसस की बात हुई, बिहार में जो है जातीय जनगणना हुआ जिसमें 18% मुस्लिम आबादी सामने आया कि इतनी आबादी है, और फिर ये कहा गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आप हिस्सेदारी दिए कहाँ?
तो हिस्सेदारी कहाँ से? आप अभी हम कोई किसी इक़्तिदार में तो नहीं है। आप सीट बंटवारे में तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते थे। नहीं, सीट बंटवारा देखिए, आपका एक नज़रिया है और आप पत्रकार हैं, तो चूँकि आप तो बहुत अलग किस्म से सवाल करेंगे ही, वो आपका धर्म आप निभा रहे हैं उसको। लेकिन सीट बंटवारा मेरे हिसाब से सिर्फ ये मुसलमानों का पार्टिसिपेशन का विषय नहीं है। मुसलमानों के अंदर और भी चीज़ें हैं जो पूरे देश के मुद्दों में समाहित है। असदुद्दीन ओवैसी जी का बार बार ये कहना होता है कि मुस्लिम लीडरशिप की बात वो करते हैं, तो आखिर जब आप टिकट नहीं देंगे तो फिर लीडरशिप कैसे डेवलप हो? लीडरशिप तो टिकट देने से तो डेवलप नहीं होती है। पूर्व में बहुत सारे सांसद मुसलमानों के रहे, लंबी फहरिस्त है, मंत्री रहे, कहाँ है वो आज? पॉलिटिक्स एक धारा की चीज़ है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, पॉलिटिकल थॉट होते हैं। ओवैसी साहब को लग रहा है कि वो बन जाएंगे, वो देश का मुसलमानों के एक छत्र नेता बन जाएंगे, तो वो उनके ख्वाब हैं, कभी नहीं पूरे होने वाले। इसलिए क्योंकि इस देश में मुसलमान होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, मुसलमान की एक पहचान नहीं है, मुसलमानों की जोग्राफिकल पहचान है। तमिलनाडु का मुसलमान अलग किस्म से एक्ट करता है, बिहार का मुसलमान अलग सोचता है, केरला के मुसलमान अलग हैं, पश्चिम बंगाल के मुसलमान अलग हैं, उड़ीसा के मुसलमान अलग हैं। आप क्या मुसलमानों को एक रूप में लाना चाहते हैं? एक तरह का आप ट्रीट करना चाहते हैं? मुसलमानों में जाति का व्यवस्था है, मुसलमानों में अलग अलग फ़िरक़े हैं, अलग अलग मत के लोग हैं, अलग अलग उनकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है, और वो सब लोग इस देश में रहते हैं, इसी संविधान के तले जीते हैं। तो ये मुसलमानों की सुंदरता है, खूबसूरती है, और हर पार्टी में मुसलमान है। ये किसने कहा कि मुसलमानों की इतनी अनदेखी हो रही है कि जैसे लगता है कि मुसलमान को देखते ही लोग बात नहीं करना चाहते हैं किसी पार्टी में? मेरा ये मानना है कि ठीक है, 2014 के बाद जो सेकुलर पार्टियां रही हैं देश के अंदर में, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, मैंने महसूस किया कई दफ़ा ऐसा लगा कि अनदेखी की जा रही है। वो हो सकता है अनइंटेंशनल हो या इंटेंशनल हो, या आप ये कह सकते हैं कि भाजपा सिंड्रोम में या उसके इन्फ्लुएंस में लोग आए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो बरसात होती है, बारिश जब होता है तो छप्पर से पानी टपकता है, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब आपके पास छत ही नहीं होगा तो क्या रिपेयर करेंगे? तो पानी टपक रहा है, चू रहा है, हम उसको ठीक करेंगे, उस पर बात करेंगे वहाँ जाकर। और ये एक बात आप मुझे जवाब दीजिए, और ये मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान को एक कोई चांद पर से उतरा हुआ एलियन की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्या मुसलमानों का मुद्दा किसानी का मुद्दा नहीं है? मुसलमानों का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? मुसलमानों का मुद्दा देश के विकास का मुद्दा नहीं है? मुसलमानों का मुद्दा कल कारखाने लगने से नहीं है, युवाओं के मुद्दे से नहीं है, महिला सुरक्षा से नहीं है? क्यों? आपको क्यों लगता है कि मुसलमान का एक अलग सा मुद्दा होगा? मुसलमानों का ये तमाम मुद्दा है। मुसलमान एमएसपी पे भी वही पोजीशन लेता है जो देश के किसान ले रहे हैं। ठीक है, आप इतने सालों से सत्ता रही है, सवाल तो होंगे ना? बिल्कुल। आप जब सच्चर कमेटी को देखते की रिपोर्ट को देखते हैं, आप जो है जो मुसलमानों का जो सामाजिक स्टेटस है, जो मुख्य धारा में जिस तरह से होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को जब कंपैरेटिवली देखते हैं तो एक सवाल तो मन में उठता है ना कि कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भी और आज की तारीख में ऐसे हालात क्यों हैं? सत्ता तो कहीं ना कहीं जो है, ज़्यादातर सत्ता तो जो है कांग्रेस के पास ही रही है या तथाकथित सेकुलर पार्टियों के पास रही है। उसके लिए दो तरह की चीज़ें जिम्मेदार हैं, दो तरह के लोग जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि एक तो जो सबसे पहला जिम्मेदार है वो गार्जियन है। गार्जियन मतलब जो राज्य सत्ता व्यवस्था होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार जिम्मेदार होती है, हुकूमत जिम्मेदार है, उसको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और जो कमज़ोर है, वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है समाज का, उसको किस तरह से आपको सेटल करना है, उसको खड़ा करना है, स्टैंड कराना है, ये सरकार की जिम्मेदारी। इसमें सरकारें फेलियर रही हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में भी काम हुआ, लेकिन और अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ जितना हो सकता था। ठीक, ये शिकायत हो सकती है, और इसके लिए आने वाले दिनों में आपको डायलॉग करना पड़ेगा। दूसरी जो जिम्मेदारी मैं कहता हूँ, वो समाज के भीतर का जो कठमुल्लापन है, जो मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम मुसलमान सो कॉल्ड लीडरशिप ने किया, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब खुद तो आते हैं पढ़ करके लंदन से, और यहाँ मदरसे की वकालत कर रहे हैं।
क्यों नहीं, ये मुसलमान लड़का लंदन क्यों नहीं जाए पढ़ने के लिए? और ये जो अभी आप देखेंगे, गौर करेंगे, मैं कहीं और बताना चाह रहा हूँ, आप इस साइकोलॉजी को समझें। जब ओवैसी साहब का की पार्टी जब चिल्लाती है, उनका नाम लेती है, तो बैरिस्टर ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी। मैं बिहार में इतना कॉन्फिडेंस में कहता हूँ कि एक ढेला अगर चलाते हैं बिहार में, कहते हैं, तो दूसरा तीसरा ढेला किसी इंजीनियर को ही लगता है। तो बैरिस्टर आप अकेले हैं क्या? ये शख्सियत परस्ती आप क्यों कराना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में शख्सियत परस्ती नहीं होती है। ये तो उनकी क्वालिटी है, बैरिस्टर हैं और लीडर हैं तो क्वालिटी है। तो अगर लोग कहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बैरिस्टर तो मिस्टर जिन्ना भी थे, देश को तोड़ दिया उसने। बैरिस्टर क्या होता है? आइए ना हमारे गांव में, हमारे हालात पे बात करिए ना सर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बात करिए ना। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा पे बात करिए ना। वो तो आप कर नहीं रहे। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फोर्स ऐसे खड़ी होती है, डिविजिव पॉलिटिक्स करके, डिविजिव नारा दे करके? कहीं ना कहीं उनका जो एक सोच है कि अपनी क़यादत होनी चाहिए। हमने इतने सालों तक सबको देखा और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो जब सब कुछ सालों से जो है मुस्लिम कौम के लोग जो है कांग्रेस, आरजेडी और तमाम इस तरह की सेकुलर पार्टियों को वोट देते रहे हैं, तो फिर एक बार अपनी क़यादत के लिए वोट क्यों नहीं करें? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये इसलिए मेरा इसके साथ में इत्तेफाक मैं नहीं रख सकता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का यही पोजीशन है कि आप दूसरी जातियों की गोलबंदी क्यों करते हैं, पिछड़ों की गोलबंदी क्यों करते हैं, दलित समाज की गोलबंदी क्यों करते हैं? सब हिंदू एक हैं। वो होमोजेनस कम्युनिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहते हैं, जबकि वो नहीं है। तो हम किसी भी मुसलमान का क्या मतलब है? इस देश में मुसलमानों ने अपना नेता हर एक जगह पर हिंदुओं को चुना है और उसमें कोई बुराई नहीं है। वो हिंदू मत से आते हैं, उनका निजी मामला है। जो अच्छी लीडरशिप को सर्व करेगा, क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने तो फिर उस हिसाब से की ना चीज़ें। आपके शिवहर में एक राजपूत परिवार के बच्चे को जो है टिकट दिया गया, राणा रंजीत राजपूत परिवार के बच्चे को वो टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई को भी टिकट दिया गया, ये भी समझें आप, ठीक है? और ये जो चोली दामन का साथ है दोनों का पोलराइज करने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी इमोशंस का कार्ड प्ले करती है हिंदुत्व के नाम पर। गरीब, मिस्कीन, जो लोग शिक्षा से वंचित रहे, जिनको शिक्षा नहीं दे पाई सरकार, उनका मेंटली शोषण करती है, उनको मोबिलाइज करती है अपने पक्ष में। उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी और MIM जैसी पार्टियां इस गरीब पिछड़े मुसलमानों का शोषण कर रही हैं इमोशंस के सवाल पे। सत्ता और सत्ता का दुरुपयोग। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के भाई को टिकट उन्होंने, बीजेपी विधायक के भाई को उन्होंने टिकट दिया, तो इससे जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, बीजेपी का भाई अपने भाई के लिए गाड़ी, उनकी गाड़ी प्रचार में चल रही है, उनके ऑफिस से, उनके घर से कैंपेन चल रहा है। तो किस लिए हो रहा है ये कौन सी बात है? इसमें हम क्या, कौन सा रॉकेट साइंस है समझने के लिए? और रही बात, मैं आप अगर कहें, और एक सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है उस हिसाब की पार्टी, मैं बहुत सीरियसली अपना जो मेरा पोजीशन मैं वो ये कहता हूँ कि बी टीम हो, डी टीम हो, सी टीम हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ओवैसी साहब की जो इंडिविजुअली पॉलिटिक्स है वो देश के लिए ख़तरनाक है, अच्छी नहीं है, मैं उसका मुखालफत करता हूँ। लोकतंत्र में वैसी राजनीति कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में सभी की भागीदारी, सभी के लिए भागीदारी, सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए समान रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। तो दिक्कत यही है ना लारब साहब, मसला तो यही है ना, क्या आप समान अधिकार, समान लीडरशिप, तमाम समान सब चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। आखिर मुसलमानों की इतनी खदसा हालत जो इतनी इस कदर हुई, तो इसकी जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं है ना कांग्रेस। अभी तो 10 साल बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक है, बीजेपी जो कर रही है सबके सामने है, लेकिन आपका जो इतिहास रहा है कहीं ना कहीं आप तो पकड़े जाएंगे ना उसके लिए। अब बेशक हैं और वो जो उनकी जो जिम्मेदारी है, जब वो उन्होंने भी रियलाइज़ किया है, वो कई सारे मंचों पर, कई सारे अपने
दावों में वो इस बात को रखते हैं कि कई बार हमसे चूक हुई होगी, गलतियां हुई होंगी या जाने बूझे किया गया होगा, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपनी राजनीति को ही बदल दें, क्योंकि इस देश का मुसलमान उस राजनीति में विश्वास रखता है जिसकी क़यादत हम कर रहे हों या चाहे कोई और कर रहा हो। भागीदारी हमारी भी उतनी ही है, दूसरे की भी उतनी ही है। हम आँख बंद करके माननीय लालू यादव जी को अपना नेता मान लेते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय उनको नेता मान लेते हैं, बहन मायावती जी को मुसलमानों ने अपना नेता माना, कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान गए, टीएमसी को के साथ मुसलमान गए बंगाल के अंदर में। तो पॉलिटिकल क्लास जो मुसलमान का है, जो मुसलमान आवाम है, जो वोटर है, वो बहुत ही पॉलिटिकल डिसीजन लेती है। मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम लीग को तो देश में जगह नहीं दिया, जमात इस्लामी को तो देश में जगह नहीं दिया। तो मुसलमान एक्चुअली सेकुलर पॉलिटिक्स करता है। मुसलमानों के जिन में, यहाँ के डीएनए में सेकुलरिज्म है, सेकुलर पॉलिटिक्स है। गलतियां आप मान रहे हैं न कहीं कि हुई हैं, सुधार की क्या गुंजाइश है? क्या विधानसभा चुनाव में आगे देखने को मिलेगा? टिकटों के लिहाज से ख़ास तौर से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो बार बार ये कोट दोहराया जाएगा, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें करते हैं और अपने बातों पे खड़ा नहीं उतरते हैं, तो एक तरफ आप विपक्ष जो दूसरी पार्टियां हैं उसको इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो ये चीज़ आप पे भी लागू होता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा, मैं माफ़ी के साथ में जो भाइयों को बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ पहले। मुसलमान समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास करके कि सियासत और नेतागिरी के बीच के अंतर को समझें। सियासत अलग है और नेतागिरी अलग है। पॉलिटिक्स और नेतागिरी में फ़र्क है। आप जिस भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि टिकट बंटवारे में ही भागीदारी, क्यों आपको लगता है कि विधानसभा विधायिका में ही पहुँचे वही भागीदारी है? रोज़गार के समान अवसर भी तो खुले। हमारी भागीदारी, रोज़गार की बात अगर कर रहे हैं, कल मैं जो AIMM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, अख्तरुल ईमान साहब, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने खुले मन से इस चीज़ वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि भागीदारी के हिसाब से, जैसे आपने नौकरी की बात करी, तो नौकरी में भी भागीदारी नहीं मिली। उर्दू टीचर्स की बहाली या ये की बहाली जो होनी चाहिए थी, उसमें करीब उनका जो आंकड़ा था उस हिसाब से 4 लाख के करीब होनी चाहिए थी, जबकि 1,60,000 तक जो है रोज़ नौकरी मिल सकी। तो ये वहाँ पे भी तो फेल्योर है। ये सब देखिए, ये आंकड़ों के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तरह की बातें कही हैं। झूठ कई तरह का होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, एक संख्या की झूठ होता है। ठीक है, नहीं, सुन लीजिए। वो जहाँ से बोल रहे हैं ना खड़े होकर के, भागीदारी उनको समझना है तो आगे जहानाबाद से चुनाव लड़ के दिखाएं, औरंगाबाद से लड़ें, ठीक है? आप किशनगंज में सिमट करके वहाँ से चिल्ला करके भड़काऊ बातें करते हैं, लेकिन और भी जगह पे भागीदारी हो रही है, और भी जगह पर मुसलमान विधायक जीतते हैं, हिंदू बहुल क्षेत्र से जीतते हैं। वो भागीदारी नहीं है क्या? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? और क्यों उर्दू टीचर, क्यों बायोलॉजी टीचर नहीं है मुसलमान? क्यों साइंस का टीचर मुसलमान नहीं? क्यों मैथ्स का टीचर मुसलमान नहीं? ये उर्दू टीचर क्यों? उर्दू मुसलमानों का है क्या ज़बान? आप क्यों बनाना चाहते हैं मुसलमानों का ज़बान उर्दू? उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़बान है। उर्दू में संस्कृत के शब्द हैं, उर्दू में फ़ारसी के शब्द हैं, उर्दू में टर्किश के शब्द हैं। उर्दू कोई मुसलमानों ने जन्म दिया है क्या? तो ये उर्दू बोलना, उर्दू का राजनीतिकरण करना या किसी भी अपने पॉलिटिक्स का धार्मिकरण करना, ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और इसका पुरजोर विरोध होगा और होता है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर आदमी हैं, बात तो आप वही करते हैं पब्लिक में जो पब्लिक को पसंद हो, ये हमें भी पता है परसेप्शन क्या होता है। लेकिन आप ईमानदारी से ज़रा सा मुसलमानों के हालात के ऊपर क्या ब्लूप्रिंट है आपका? क्या ब्लूप्रिंट है? ये जवाब दीजिए ना। क्या करेंगे हम? कल होकर के आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, कैसे मुसलमानों का जीवन स्तर ऊपर आप उठाएंगे? जवाब है क्या आपके पास? ये खाली भड़काऊ भाषण बोलने से, सिर्फ मुसलमानों को विधायक और MP बना देने से मुसलमानों का भला हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। भागीदारी का मतलब क्या होता है? मुसलमानों को तालीम में क्या भागीदारी आप दे रहे हैं? उनके ऊपर तालीमी एतबार से क्या प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं? मुसलमानों के
का जब आप बात करते हो तो जब आपके शहर में अस्पताल ही नहीं है तो मुसलमान कहाँ जाएगा और हिंदू कहाँ जाएगा और दलित कहाँ जाएगा? इंडिया गठबंधन के पास कुछ ब्लूप्रिंट है? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। इंडिया गठबंधन के पास मेरा एक जवाब है, आप इसी में समझें। मुसलमान कॉन्शियसली मुसलमान जो है वो वोट कर रहा है बिहार के अंदर में आरजेडी लेड जो अलायंस है और देश भर में जो कांग्रेस लेड अलायंस बना है, कई पार्टियों का महाज है, अलायंसेज हैं जो सेकुलर पार्टीज हैं, उसको मुसलमान वोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि मुसलमान डर के वोट करता है। मुसलमान डर के वोट नहीं करता है। मुसलमान बहुत गौर व फिक्र के साथ, सियासी समझ के साथ, अपनी एक पॉलिटिकल डिसीजन के साथ लोकतंत्र में मिले इस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। जो सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं करेगी, जो सरकार हमारे सामाजिक सुरक्षा हमें नहीं देगी, जो सरकार हमारी आर्थिक सुरक्षा नहीं देगी, जो सरकार रोज़गार नहीं देगी, जो सरकार किसानी और कृषि पर काम नहीं करेगी, जो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम नहीं करेगी, उसके खिलाफ मुसलमान समाज गोलबंद है। उसका मुद्दा ये है, उसका मुद्दा वो नहीं है जो वो चलाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा मंदिर मस्जिद न था, न है, न रहेगा। ये मुद्दा उनका है, ये मुद्दा उनका है और दोनों एक दूसरे परस्पर भाई हैं, वो अपना मुद्दा चलाएं। लेकिन मेरे घर में रोटी तब बनेगी जब हमें रोज़गार मिलेगा, ये हमें पता है। चलिए, कितने वोटों से जीत रही हैं ऋतु जायसवाल? ये तो ये मैं भविष्यवाणी वगैरह में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन मार्जिन से जीत रही हैं। और जीतने का एक कारण है, और जीतने का कारण ये है कि आप कभी भी जब अंडर एस्टिमेट करते हैं आवाम की चेतना को, तब आपको आपकी कैलकुलेशन और आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब एक चुनावी अधिकार भी हैं, तो आपका क्या पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहा है कि बिहार में क्या कुछ सिनारियो है? मेरे हिसाब उधर तो 400 पार है, इधर क्या है? वो सब बातें हवा में अलग होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ। बिहार में जो सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि आवाम वोकल हुई है, पब्लिक वोकल है। पब्लिक चिल्ला चिल्ला के चौक चौराहे, हर एक तबके के लोग, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, या चाहे वो नौकरी पेशा में रहने वाले हों, शिक्षक हों, पोस्टमैन हों, जितने भी तरह के लोग हैं, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। और वोट एक तरफा हो रहा है। ये एक तरफा वोट किसी के पक्ष में हो और किसी के खिलाफ हो, आप इंडिविजुअली देख सकते हैं, इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हैं आपकी भाषा में। मेरा कहना यह है कि उनके एजेंडा के खिलाफ और इनके एजेंडा के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं, और यही मेरा अपील भी है। कल 8 लोकसभा सीट में चुनाव होगा। तो लारा अकरम साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, और इनकी अपनी एक पॉलिटिकल समझ है, और अक्सर जो है ये नेशनल मीडिया पे डिबेट में भी नज़र आते हैं। तो यह गुफ्तगू हमारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी